नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। सबसे पहले बात करूंगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। तो चलो देख लेते हैं उज्जीवन बैंक के क्या अपडेट है आज का। तो सबसे पहले देखिए उज्जीवन बैंक के मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चर्चा करूंगा। देखिए चार्ट पैटर्न बहुत दिनों से एक पैटर्न्स बन के तैयार हो चुके हैं और फाइनली अभी तक वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। और जब ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि देखिए जो पैटर्न क्रिएट हुआ वो पैटर्न कुछ लाइफ टाइम जो हाई था इसका, और उसी लाइफ टाइम हाई से अगर मैं बात करूँ तो एक क्या बना, कब बना, उसके बाद एक दो तीन तीन बार क्या बना, हैंडल बन चुके हैं। अभी कप विथ हैंडल तो बन चुके हैं, मगर यहाँ पे अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेंज बना है, यहाँ पे जो कप के ऊपर जो रेंज बना, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे तीन बार कप तो हैंडल तो बना, हैंडल को ब्रेकआउट नहीं किया। तो ब्रेकआउट अगर यहाँ पे करते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो देखिए इतना लंबा जर्नी होने के बाद, इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो रुकेगा रुकेगा। तो यहाँ पे रुका और यहाँ पे होल्ड किया और उसके बाद देखिए फिर से डाउन साइड में आया। तो एक मजेदार एंट्री यहाँ पे मुझे मिला है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलो सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, आरएसआई है। आरएसआई का जो इंडिकेटर है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अपर साइड का जो इंडिकेटर है उसको कहा जाता है 70 और डाउन साइड के इंडिकेटर को कहा जाता है 30। तो 30 के नीचे जब आए तब उसको कहा जाता है ओवर सोल्ड जोन, और ऊपर जब चले जाए 70 के ऊपर तो उसको कहा जाता है ओवर ब्रॉड जोन। तो यहाँ पे क्या हुआ, आरएसआई क्या कहाँ पे है, आरएसआई नीचे आ गया। और मजेदार बात है, पहले देखिए आरएसआई यहाँ पे क्या कहाँ पे आया था, 30 के नीचे। मगर जब 30 के नीचे आया था तब इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न कहाँ पे बना था, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और भी आपको समझने में आसानी होगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आरएसआई जब यहाँ पे 30 के नीचे आया था तब यहाँ पे कैंडल भी कहाँ पे बना था, ऊपर ऊपर, मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। तो जब 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कोई कैंडल बने और आरएसआई भी इस 30 के नीचे आए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब यहाँ पे मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। मैं ट्रेड कहाँ पे लूंगा, ऑब्वियसली जब आरएसआई 30 के नीचे हो और 200 डेज ईएमए के नीचे कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न बने। तो यहाँ पे देखिए जो टेक्निकली कैंडल जो बना है वो कुछ इस तरीके से कैंडल बना। तो इसका मतलब यहाँ पे एक एंटी लेवल्स बन चुके हैं। तो अगर यहाँ पे एक एंट्री लेवल बना है तो मेरा टारगेट कहाँ तक होगा, मेरा टारगेट तब तक मैं वेट करूंगा जब तक इस आरएसआई ऊपर ना जाकर इस 70 के ऊपर ब्रेकआउट ना दे। जब 70 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तब इस लेवल जहाँ पे होगा मैं एग्जिट कर लूंगा। तो इस तरीके से आरएसआई को फॉलो करके मैं काम करता हूँ और मेरे हिसाब से एक बेस्ट एंट्री लेवल यहाँ पे मिला है। क्योंकि देखिए आरएसआई के मैं पहले भी प्रीवियस भी अगर डेटा आपको मैं शेयर करूँ, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हुआ था, आरएसआई नीचे आया था और उसके साथ साथ यहाँ पे कैंडल भी नीचे आया था 200 डेज का। अभी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया और फाइनली इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ। तो जब इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ तब इसका प्राइस कौन सा था, तब इसका प्राइस था यहाँ तक। मतलब जो इसका एंट्री लेवल था, एंट्री लेवल से अगर टारगेट करके देखो तो ऑलमोस्ट 50 दिनों में 33% के आसपास रिटर्न दिया। इसी तरीके से अगर प्रीवियस डेटा और भी अगर मिले तो आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे भी मिला था, यहाँ पे भी मिला था, कुछ इस तरीके से एंट्री मिला था और टारगेट यहाँ पे मिला, मतलब इस लेवल में एक टारगेट मिला। तो सोचिए कितना एक शानदार तरीके से टारगेट मिलता है। इस आरएसआई को आप बैक टेस्टिंग करिए, बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। रूल्स एक ही है कि 200 डेज ईएमए के नीचे होना चाहिए और 30 के नीचे आरएसआई का टच होना चाहिए। तो उस लेवल में एंट्री बनेगा और टॉप लेवल में इसका एग्जिट बनेगा। मतलब 70 के ऊपर गए तब इसका एग्जिट बनेगा। तो देखिए इसको ब्लाइंडली काम मत कर लेना, आप प्रीवियस बैक टेस्टिंग करिए हर कंपनी के ऊपर। अगर हाँ कंपनी का फंडामेंटल सही है तब इस कंपनी के ऊपर कोई डिसीजन लेना। ऐसे नहीं कि हर किसी कंपनी के ऊपर डिसीजन ले रहा है, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो चाहे वो और कुछ कंपनी हो। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी के ऊपर जो अपडेट है उसके बारे में बात करें तो कंपनी के जो लास्ट जो ईयर्स का जो ROE है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, वो 33% के आसपास देखने को मिला, मतलब बेस्ट तरीके से देखने को मिला। बाकी नेट प्रॉफिट मार्जिन जो पहले को उतना खास नहीं था, 3 to 6% था, अभी इस साल में 23% के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब बेस्ट तरीके से ROE एंड ROC देखने को मिला, उसके साथ साथ नेट मार्जिन भी देखने को मिले हैं। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश फील करता हूँ।
जब तक ब्रेकआउट ना मिले तब तक बड़ा एंट्री नहीं लूँगा, छोटे-मोटे एंट्री के साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो जब बड़ा एंट्री होगा मतलब बड़ा एंट्री लूँगा तब मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कैंपस। देखिए कैंपस जिसको सॉरी कैंपस नहीं कैम्स, जो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी है, तो इसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर क्या कैम्स का उतना दम है आगे बढ़ने का? बिल्कुल दम है, क्योंकि कैम्स जो है वो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी कंपनी का मतलब है, अगर बहुत सारे लोग देखिए मान के चलिए 5 लोग अगर स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली काम करते हैं, उनमें से 50 लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में काम करते हैं। तो इतना बड़ा गैप है, तो म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड के जो ट्रांसफर एजेंसी है, मतलब जब आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन को क्लियर करने के लिए जो काम करता है जो कंपनी, उसका नाम है कैम्स। तो कैम्स एक अलग लेवल का मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करता है, उसके साथ-साथ कंपनी का एएमसी का भी बिजनेस है, एसेट मैनेजमेंट का। तो उस हिसाब से कंपनी का आज छोटा-सा कंपनी है, एक दिन एक बड़ा-सा, लंबा-सा धमाका करने वाला कंपनी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी में दम है, दम कितना है आप देख सकते हैं, आरओसी आरओई बेस्ड है। मैं चलो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। आरओई का तो सिर्फ 1 साल में नहीं, 3 साल, 5 साल और लास्ट ईयर, हर साल में अगर कैलकुलेशन करके दूँ तो 30 टू 36% के ऊपर देखने को मिले। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना? करीबन आप देख सकते हैं, 5 साल में 26%, 3 साल में 30% और लास्ट ईयर में 29% के आसपास ग्रोथ देखने को मिले। और आरओसी जो है वो भी देखिए 42 है, 45 है, 42 है। मतलब आरओसी एंड आरओई दोनों ही बेस्ट लेवल में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ डेप्थ एकदम जीरो है। तो जो कंपनी के इतने सारे पॉइंट्स बेस्ट है, क्या उस कंपनी से हम लोगों को डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उस कंपनी के ऊपर हम लोगों को कंटिन्यू जरूर फ्यूचर के लिए फोकस रखना चाहिए। तो देखिए कंपनी के जो सेल्स का डेटा 180 से 227 बना, 230 बना, उसके बाद 270 बना। तो एक अलग लेवल का सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। नेट प्रॉफिट 74 से 72 बना, 71 बना और अभी 86 बना। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात कर दो। फाइनली बहुत दिनों के बाद मुझे ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट का मतलब क्या है? देखिए एक पहले पैटर्न्स बना था कप विद हैमर पैटर्न्स का, तो फाइनली इसका यहाँ पे एंट्री हुआ और उसका जो टारगेट है वो फाइनली फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। सेकेंड जो एंट्री बना इसका, देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे शोल्डर कम बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना और अभी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया और इसका जो टारगेट है एक लंबा सा टारगेट बनेगा। वो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 3910 के आसपास। इस टारगेट तक मैं लेके चलूंगा, क्योंकि इस टारगेट इसीलिए निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कप का जो हाइट है, हेड का जो हाइट है, इसी हाइट को मैं मार्किंग करके ऊपर बिठा दिया हूँ। ऊपर मैंने मार्किंग किया तो उसका टारगेट निकल कर आया है। तो ये जो टारगेट है वो प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है उसी लाइफ टाइम हाई के नीचे बना है। तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव करेंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जुबलेंट फुटवेयर। देखिए जुबलेंट फुटवेयर के बारे में सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी के ऊपर कुछ वीकनेस पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर क्या हुआ, सेल्स इस बार ठीक ठाक तो है, मगर एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो चुके हैं। 80 करोड़ से 66 करोड़ बना, तो 80 से 66 बना, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला और इसी वीकनेस के कारण थोड़ा सा एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। और बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो देखेंगे, तो रिजर्व जो है वो लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। और देखिए इस बार भी कंपनी क्या किया, हाईएस्ट कर्जा भी ले लिया। ये थोड़ा सा कंपनी के लिए वीकनेस पॉइंट बना, क्योंकि कंपनी के जितना रिजर्व है उससे भी ज़्यादा कंपनी कर्जा लिया। अभी देखिए कंपनी के हाथ में उतना पैसा भी नहीं है, पैसा मतलब कैश एकदम ना के बराबर है, सिर्फ 117 करोड़। और कंपनी कर्जा कितना लिया, 2600 करोड़। तो ऑलमोस्ट कंपनी रिजर्व से भी ज़्यादा कंपनी का कर्जा है। मान लेता हूँ कंपनी का फिक्स एसेट है, कल अगर कंपनी को कर्जा मिटाना भी है तो उसको फिक्स एसेट को बेचना पड़ेगा, जो कंपनी के लिए ठीक ठाक नहीं है। किसी भी कंपनी के लिए ये बात सही नहीं होगा। तो बिजनेस से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो उस हिसाब से देखा है, तो कंपनी का जो कैपेक्स है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। कंपनी हाई कैपेक्स यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। कंपनी लास्ट ईयर में मतलब अभी जो करंट ईयर है उसमें 833 करोड़ के आसपास कैपेक्स को इंक्रीज किया। तो एक मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से कैपेक्स को इंक्रीज किया गया, जो पहले सिर्फ 456 था, तो डबल के ऊपर कंपनी के कैपेक्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं।
तो बेस्ट तरीके यहाँ पे कैपेक्स को देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी के ROE एंड ROC दोनों ही बेस्ट देखने को मिले और नेट प्रॉफिट मार्जिन उतना खास नहीं है, मगर डेप्थ एकदम ना के बराबर है। और इस सारे कारण की वजह से जो जुबिलेंट फूड के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना देखिए। जब चार्ट नीचे आए और RSI भी देखिए नीचे आया, तब इस लेवल में RSI 30 के नीचे गया, तो मतलब इस लेवल में एक एंटी लेवल कंपनी के ऊपर बना। तो एक एंटी लेवल कंपनी के ऊपर बना, उसके बाद देखिए और भी नीचे आ गया, क्योंकि RSI ऊपर तो जा रहा था मगर 70 के ऊपर नहीं जा पाए। तो अभी मैं इस लेवल में एंटी बना है, उसके बाद अभी नीचे आया, तो यहाँ पे होल्ड करूंगा क्योंकि RSI फिर से एक बार रिटेस्ट किया है 30 के नीचे, तो यहाँ से वो रिवर्सल कर सकते हैं। और जब 70 को टच करे, 70 को इस लेवल का ब्रेकआउट करे, तो एक एक ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करूंगा। तो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ यहाँ पे मैंने एंट्री लिया। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप कमेंट्स करिए, आपका कौन सा कंपनी के ऊपर अपडेट चाहिए। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। अगर काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।